Good morning, students. Our second chapter is going on rights in Indian Constitution. Students, in previous video we had a talk about Bill of Rights and we studied two stories. Stories shows the violation of rights. Okay, students. Now the next topic. In this video, we will discuss the fundamental rights in the Indian Constitution. Okay, students. Fundamental rights, Constitution. What type of fundamental rights provided by our Constitution to its citizen? During our freedom struggle, the leaders of the freedom movement had realized the importance of rights of the people. During the freedom movement, our leaders realized the importance of rights. फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ही हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि हमारे राइट्स होने चाहिए, नागरिकों को हमें कुछ राइट्स दिए जाने चाहिए, क्योंकि राइट्स के बिना लोगों का शोषण हो सकता है। क्योंकि भविष्य में आने वाली जो गवर्नमेंट बनेगी वो किस तरह की होगी, पॉलिसीज क्या होगी, उनसे सरकार से या सरकार के ऑर्गन से, गवर्नमेंट के डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन है, वो एक्सप्लॉयटेशन लोगों का न करे। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करना चाहिए और हमें सिटीजन्स को राइट्स देने चाहिए। ये हमारे लीडर्स ने रियलाइज किया। द मोतीलाल नेहरू कमेटी हैड डिमांडेड ए बिल ऑफ राइट इन 1928। तो सबसे पहले मोतीलाल नेहरू या इट मीन्स जवाहरलाल नेहरू के फादर, उन्होंने सबसे पहले एक रिपोर्ट पेश की 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, नॉन एज नेहरू रिपोर्ट। किस चीज को लेकर के? अबाउट बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स के बारे में उन्होंने एक, या सीधा सा हम कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन के का ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था और वो 1928 में उन्होंने सबके सामने रखा था। हालांकि वो एक्सेप्ट नहीं किया गया था। देयर वर नो टू ओपिनियंस ऑन द इंक्लूजन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को लेकर के, राइट्स के इंक्लूजन को लेकर के, कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स को शामिल करने को लेकर के किसी के भी दो मत नहीं थे। सब लोग इससे सहमत थे, सबकी एक राय थी कि राइट्स होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्टेड द राइट्स, कुछ स्पेशल राइट्स है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर लिस्टिंग की गई उनकी, दैट वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें प्रोटेक्ट करेगा उन्हीं को हम क्या कहेंगे? फंडामेंटल राइट्स। देखो, राइट्स बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आपको राइट टू वोट होता है, लेकिन वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको जीवन जीने का अधिकार है, तो स्वाभाविक रूप से वो अधिकार तो है, लेकिन जब तक उसे फंडामेंटल राइट्स में शामिल नहीं किया जाएगा, लिस्टिंग नहीं की जाएगी, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी तरह के हमें बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, वाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल क्यों कहा गया? क्या रीजन? वाई दे आर सो इम्पोर्टेंट, वो हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों है? राइट्स तो सभी हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम and made special provision for their protection. That's why they are important. कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस बनाए हैं, इसीलिए वो हमारा स्पेशल राइट है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इंश्योर्स दैट दे आर नॉट वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इवन गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट वायलेट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट खुद भी वायलेट नहीं कर सकती। ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स
हमने देख लिया इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उन्हें प्रोटेक्ट किया गया, एंड गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन नॉट वायलेट देम। ओके, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट की एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है कि दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्टेड है और वो हमें गारंटीड, वो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देगा ही देगा। ठीक है, ये बात हमने पहले भी जान ली। एंड इन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय द ऑर्डिनरी लॉज, ऑर्डिनरी लॉज। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल लॉज नहीं है, जबकि फंडामेंटल राइट्स के लिए लॉज हैं। ओनली चेंज बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं कि हर कभी हमने चेंज कर दिए, चेंज नहीं होते। कब तक नहीं होंगे? जब तक इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं लाया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, बदलाव करने पड़ेंगे, और वो बदलाव कैसे होंगे, पार्लियामेंट में प्रोविजन ला करके। इजी तरीका नहीं है इनको चेंज करने का, चेंज नहीं किया। जबकि चेंज ओनली ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग प्रोसेस, ये सिंपल तरीके से सिंपल लॉ बना करके चेंज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ट्रैफिक रूल्स को ले लेते हैं। ट्रैफिक रूल्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं लाना पड़ता है कि आपको हेलमेट चलाना पड़ेगा या आपके हेलमेट नहीं लगाने पर इतना जुर्माना लगेगा, इस तरह का उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं लाना पड़ता है, वो नॉर्मली चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से फंडामेंटल राइट और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स में डिफरेंसेस है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ जुडिशरी इन। चल तो यही टॉपिक रहा है अपना, हम क्या देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेसन ही हमारा यही है। लेकिन इसमें एक चीज आती है कि रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रिजर्विंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है साहब, हमने बात कर ली कि उनको वायलेट नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट भी उनको वायलेट नहीं कर, लेकिन अगर वायलेट कर दिया गया, हमने पहले भी देखा था कि किसी पर्सनल व्यक्ति, इंडिविजुअल ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इवन गवर्नमेंट के किसी ऑर्गन ने उनको वायलेट कर दिया, देन व्हाट विल वी डू? तो हम क्या करेंगे? तो वी विल गो टू द कोर्ट्स, तो हम कोर्ट्स में जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स फॉर वायलेशन बाय एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के किसी एक्शन से फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं, हनन होता है अगर उनका, तो हम क्या करेंगे? इसका पावर किसे दिया गया है? इसका पावर कोर्ट्स को दिया गया है कि वो उनकी रक्षा करे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड इनलीगल बाय द जुडिशरी। और अगर वायलेशन होता है उनके किसी एक्शन से, किसके? गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, अगर इनके किसी काम से सिटीजन्स के राइट्स का, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो क्या किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो क्या करेगी? उन्हें इनलीगल डिक्लेयर कर देगी। कोई कानून अगर इनके द्वारा ऐसा बनाया गया और इम्प्लीमेंट किया गया जिससे आम लोगों के राइट्स हनन होते हैं, तो ये उसे इनलीगल ठहरा देगी। ठीक है, अब साहब हमें फंडामेंटल राइट्स मिल गए, हम तो कुछ भी करेंगे साहब, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं। ठीक साहब, अच्छी बात है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स मिलने का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ मिल गया। आप रोड के बीच में लेट जाएंगे, आप तेज तेज आवाज में स्पीकर चलाएंगे, ये नहीं, क्योंकि इससे दूसरों के जो राइट्स हैं वो वायलेट होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल राइट्स जरूर मिले हमें, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये वही एब्सोल्यूट हैं, बस उससे ऊपर कुछ भी नहीं, हमें मिल गए तो हम हमारी इच्छाएं जो वो करेंगे। नो, ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, दूसरे लोगों के फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं, तो आपके खिलाफ भी, आपके अगेंस्ट भी लीगल स्टेप्स लिए जा सकते हैं।
ठीक है। नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स देता है, तो देर आर 6 राइट। स्टार्टिंग में हमारे पास 7 राइट्स थे, जो हमारा मूल संविधान था वो हमें 7 राइट्स प्रोवाइड करवाता था। नाउ राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स नहीं है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हम इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो